हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बीपीएससी टीयर 3 का एग्ज़ाम डेट जो है बहुत ही नज़दीक है। तो हम आज लेके आए हैं बीपीएससी टीयर 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जानेंगे और सॉल्व भी करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी टीयर 3 में। तो दोस्तों, इस पार्ट में जो है आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे और आगे के सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है आपको हमारे अगले पार्ट में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या चेक करने के लिए हम देखेंगे कि 263 है, 243 है, 253 और 273 है। तो पहले हम सबसे स्क्वायर के नज़दीक कौन कौन सी संख्या है वो चेक करेंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है कितना, 16 का स्क्वायर 256 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का होता है 289। तो 289 और 256 के पास लमसम कौन सी संख्या है, तो 263 है। तो यानी 263 जो है एक अभाज्य संख्या है। आगे है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण हो जाएगा। तो 1780 में अगर हम 69 जोड़ दें तो पूर्ण योग हो जाएगा। तो देखिए 1780 प्लस 69 जोड़ने के बाद ये हो जा रहा है हमारा, जोड़ देंगे इसको तो 9 हो जाएगा, फिर 8 6 12, ये हो गया हमारा 69 हो जाएगा। तो यानी ये किसका वर्ग है, तो ये जो है ये वर्ग है 43 का। तो कितना जोड़ने पे, तो सी ऑप्शन, यानी 69 जोड़ने पे 69 जोड़ने पे जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21/56 का मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। आगे है 6/8 में 5 का और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग बताना है। 6/8 जब हम इसको भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आ जाएगा 0.75 और फिर उसके इसमें स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का स्थानीय मान जो रहेगा इसमें 0.05 हो जाएगा। इसे हम 5/100 लिख सकते हैं। उसी तरह जो है 6/25 में अगर हम निकालेंगे तो इसमें कितना आएगा, तो 6/25 को जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 0.24 आ जाएगा। इसमें 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 का स्थानीय मान जो है आ जाएगा 0.04, यानी हम इसको 4/100 लिख सकते हैं। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जब जोड़ेंगे तो 5/100 प्लस 4/100 कर देंगे। अब जोड़ने पे ये 5 4 9/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 9/100 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एक सभी संख्याओं में आता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। वह हर महीने 30,000 की एमआई देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत एमआई में जाता है। तो पहले तो ये उसका वार्षिक वेतन दिया है तो हम उसका मासिक वेतन निकालेंगे। मासिक वेतन निकालने के क्या करेंगे, हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा। जब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12, ये हमारा आ जाएगा 1,25,000। अब 1,25,000 उसकी मंथली सैलरी हो गई है। 1,25,000 जो है उसकी मासिक सैलरी है, मासिक आय, उसकी मासिक आय हो गई। अब हमें निकालना है उसकी एमआई कितना प्रतिशत है। तो उसकी मासिक सैलरी की एमआई निकालेंगे तो बस हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसको काटेंगे तो ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब 30,000 ऊपर और 125 नीचे है। अब इसको जब काटेंगे तो हमारा 25% आ जाएगा। तो हमारा 25% आ गया, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये की खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब हमको वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, एक मिनट, विक्रय मूल्य बराबर, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो हम यहाँ से लिखते हैं क्रय मूल्य 1 प्लस जो परसेंटेज है लाभ
परसेंट अपॉन 100। अब बस इसी में रख के हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा 69 है और 1 प्लस लाभ है 12.5 बटे के 100। जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 69 और यहाँ पे 112.5 बटे 100 हो जाएगा। और जब अब हम इसको ब्रैकेट हटा देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे ये ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो कितना आएगा, तो इस टोटल को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा। 108 रुपये जो है उसका जो है रहा विक्रय मूल्य। 108 रुपये में जब उसने बेचा तब उसे 12.5% का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात, दो संख्या है उनके बीच का अनुपात जो है 11.18 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13.20 बन जाता है। मूल संख्या है। अब हमसे मूल संख्या पूछा है तो मान लेते हैं कि संख्या जो है वो 11x है और 18x है। फिर इनमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ देना है। 4 जोड़ने के बाद अब ये क्या बन जा रही है, ये बन जा रही है 13:20 में बन जा रही है। अब बस इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 20 का 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 220x प्लस 4 दूनी 8 80 बराबर 18 और 13, तो 18 54 को 4 23, यहाँ हो जाएगा 23 23x फिर प्लस 52 हो गया। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के लिए हम 120 को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 234x माइनस 220x इक्वल टू, अब जब हम इसको इस साइड ले गए तो 52 को इस साइड लेके आएंगे तो ये यहाँ पे 80 माइनस 52 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, 234 में से 220 घटाएंगे तो यहाँ पे x 4 और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 2 से 2 जाएगा, ख़त्म। अब यहाँ पे 80 में से 52 घटाएंगे तो 2 हो गया, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। अब 3 नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है दोस्तों। यहाँ पे 80 है, 80 में से 0 में से 2 तो जाएगा नहीं तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8 बचा और यहाँ पे हो गया 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 28 बटे के 14, 14 दूनी 28 2 बार में जाएगा यानी x बराबर 2 आ जाएगा। जब x का मान 2 आ गया है तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू जो है पुट करेंगे तो 11 बटे 18 x था संख्या थी, तो जब इसमें करेंगे तो 1 मिनट, यहाँ पे 11 गुणे 2 18 गुणे 2 तो 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36 यानी 22 36 हमारी संख्या, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 25 35 और p क्रमिक अनुपात में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्रमिक अनुपात में होने का मतलब कि क्रम से है, तो क्रमिक अनुपात में अगर है तो हम इसे 25 बटे 35 बराबर 35 बटे 25 लिख सकते हैं। बस हमें p की वैल्यू अब फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो p बराबर हो जाएगा 35 बटे 25 गुणे 35। अब ये 35 है तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 25, 5 7 35 हो जाएगा। फिर 5 से फिर 5 7 35 यानी p बराबर 49 आ जाएगा। 7 7 49 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 12,250 रुपये और 13,125 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने के बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। पहले 12 महीनों के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो मतलब किसी एक ने जो है 8 महीने में ही अपना निवेश निकाल लिया, तो पहले हम इसको इस तरह से निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले उन लोगों ने जो है अपना दोनों ने निवेश किया तो कितना लाभ हुआ, तो लाभ लेने के लिए क्या करेंगे, उन्होंने जो निवेश किया है और कितने महीने के लिए किया है वो हम जोड़ लेंगे।
तो एक ने तो इतने रुपए निवेश किया है। अब देखते हैं दूसरे ने कितना रुपया निवेश किया है। तो दूसरे ने 13,152 रुपये, मान लो कि लोकेश ने 8 महीने के लिए ही निवेश किया है। अब इस तरह से करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है, अब 1225 को, 11,250 को और 13,125 को जो है सबसे छोटे रूप में लिखते हैं। तो हम इसको 5 से काटेंगे। तो 5 से काटने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 450 गुणे 12। इसको करेंगे तो 5 से यहाँ पे आ जाएगा 525 गुणे 8। फिर 5 से करेंगे तो 5 से फिर करेंगे इसको तो 5 से 5 9 45, यहाँ पे 90 हो जाएगा। 90 गुणे 12। फिर 5 से करेंगे तो 5 का नाम 5, 5 5 25, ये 8 हो गया, यानी 90 हो गया और 8। अब ये फिर कट रहा है ये 5 से, तो इसको हम एक बार फिर से 5 से ही काट के यहाँ पे लिख देते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो 5 से 5 ये हमारा जाएगा कितनी बार में, 18 बार में कट जाएगा। रेशियो 105 है तो 105 कटेगा तो ये 21 बार में कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 8 बार। अब ये कटेगा कि नहीं, तो हाँ अभी भी ये कट रहा है। तो 18 है और 21 है, तो इसको 18 और 21 को हम काट देते हैं 3 से। 18 को और 21 को 3 से काटते हैं तो 3 छक 18 हो गया। और ये 2 को जो है और 8 को 2 से काटते हैं। 2 छक 12, 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा ना, 4 दूनी, हाँ 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसको काटते हैं, ये इसको और इसको 3 से काटते हैं। तो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब 12 को और 8 को 2 से काटते हैं तो 4 से काटते हैं। तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी के 8। अब तो कोई कट नहीं, अभी भी कट रहा है। ये 2 है और ये 6 है, तो 2 से इसको फिर से काट दी तो 2 1 नम 2 हो जाएगा, गुणे 7 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया। अब ये 3, यानी 3 तरीके 9 रेशियो 7 हमारा आ जाएगा। तो किस अनुपात में बांटा है, तो 9 रेशियो 7 में आएगा। यही होगा हमारा आंसर। यहाँ पे मुझे लग रहा है PDF में कट गया है। फ्रेंड्स थोड़ा सा PDF जो है हमारा ऊपर नीचे हो चुका है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अभी 10 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आते हैं अपने 11 नंबर के क्वेश्चन में। देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पे है। 11 11 18 है, ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन। हाँ ये देखिए 9 और रेशियो 7 है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चार्ली और लोला मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों 15 दिन काम किए, फिर लोला काम छोड़कर चला गया। चार्ली ने शेष बचा काम 12 दिनों में समाप्त किया। ज्ञात करें कि चार्ली अकेले ये कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हमसे चार्ली का पूछा है कि कितने दिनों में ये पूरा कर सकता है। तो पहले तो हम निकालेंगे कि चार्ली और लोला दोनों मिल करके काम का जो है कितने दिन में कर रहे हैं। तो टोटल कार्य जो है वो 20 है और कर उन्हें 15 दिन काम कर रहे हैं, तो 15/20 भाग दे देंगे। तो 5 से इसको कटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, यानी कि आ जाएगा 3/4 जो है काम उन्होंने कर चुका है, कर लिया है। तो ये हो गया किया काम, इतना काम जो है किया है उन्होंने, ये काम हो गया है। अब शेष काम को लेते हैं, तो काम तो एक ही है और 1 भाग का 3/4 हो चुका है। तो अब कितना बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3/4, यानी कि 1/4 भाग जो है ये शेष बचा है। अभी 1/4 भाग जो है वो शेष हमारा भी बचा है। अब 1/4 कार्य को चार्ली द्वारा लगा समय, अब 1/4 जो है जितना काम बचा था वो चार्ली द्वारा लगा समय बताना है हमें कितना है। तो कितना समय लगा है चार्ली, 1/4 भाग चार्ली को करने में, 1/4 काम चार्ली को करने में 12 दिन लगे हैं, पूरे 12 दिन। तो यानी कितना उसने किया है, तो 12 चौक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48 दिन। 48 दिन में जो है वे पूरा काम कर लेगा, क्योंकि उसको 4 भाग करने में जो है 1/4 भाग करने में 12 दिन लगे हैं, तो पूरा भाग करने में उसको 48 दिन लगेगा। ये हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि टोटल दूध जो है, दूध मिश्रण का 2/3 भाग है, तो कितना दूध है। तो दूध निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1 मिनट,
दूध निकाले के यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल दूध के लिए, तो दूध की मात्रा के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं दूध की मात्रा। दूध की मात्रा के लिए कितना भाग है, 2/3 भाग है, किसका है 21 लीटर का। तो 3 7 21 यानी 7 दूनी 14 लीटर क्या है, दूध है। 14 लीटर दूध हो गया। अब फिर पानी अब कितना बचा, तो 21 में से 14 माइनस कर देंगे तो 7 लीटर जो है हमारा पानी आएगा, 7 लीटर पानी। अब इसमें क्या करना है, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। 4 लीटर और जोड़ दिए तो 21 लीटर तो पहले ही था ही, उसमें 4 लीटर और जोड़ दिए तो अब टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो टोटल हो गया 25 लीटर, हो गया ना 25 लीटर। अब 25 लीटर में दूध की मात्रा पूछा है, दूध की प्रतिशत मात्रा, तो प्रतिशत दूध की प्रतिशत मात्रा बराबर दूध की जितनी मात्रा है, तो दूध की कितनी मात्रा है 14 लीटर है, कितने में है टोटल मिश्रण अब तो 25 हो चुका है, तो 25 बटा के 100 कर देंगे। 25 नहीं 25 चौका 100, 14 चौका 56% आ जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर, तो मान लेते हैं कि वो जो राशि है वो राशि यानी जो हमारा मूलधन है, मूलधन वो x रुपया है, और फिर क्या दे रहा है इसमें कि कितने प्रति वर्ष की दर से कोई राशि दुगनी हो जा रही है। दुगनी हो जा रही है यानी उसका मिश्र धन कितना हो जा रहा है 2x हो जा रहा है। तो हमको मूलधन पता चल गया, मिश्र धन पता चल गया, तो अब हम साधारण ब्याज उसका ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, तो ये हमें साधारण ब्याज 100 पता चल गया। अब बस इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब इसी पे हम लिख देंगे साधारण ब्याज x है, मूलधन भी x है, दर हमसे पूछा है तो दर को मान लीजिए r मान लेते हैं, समय जो है 30 वर्ष है, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे, तो 10x बराबर x इंटू r हो जाएगा। तो x से यहाँ हो जाएगा 10x बटे x बराबर r, x से x कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा हमारा r बराबर नहीं यहाँ पे थोड़ा सा, इसके लिए हम ये करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। यहाँ पे x बराबर मूलधन हमारा कितना है, मूलधन x है, दर कितना है, दर r मान लेते हैं, समय जो है 30 वर्ष है, टोटल 100 है यानी परसेंटेज 100 में निकलता है ना, तो ये x बराबर है, यहाँ नहीं, यहाँ x बराबर, चूँकि ये और ये x बराबर है, हमसे r पूछा है, तो r बराबर हो जाएगा 100/30 और ये x से x कट जाएगा, यानी r बराबर 100/30%। 100/30%, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे 10/3 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 सही 1/3% आएगा। मैंने जो उस तरह से भी किया था दोस्तों, तो अगर आप निकालते तो वैसे भी आता, लेकिन वैसे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जा रहा था, तो इसलिए शॉर्ट में हमने बता दिया। आगे है, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उनके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछ रहा है कि भाषा में उसने जो है कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो बस भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल अंक है उसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो आ जाएगा। तो देखिए भाषा में प्राप्त अंक के लिए क्या करेंगे, पहले तो उसका जो है भाषा में जब भाषा को जोड़ दे रहे हैं तो कितना एवरेज आ रहा है 88.25 है। हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे औसत तो दे दिया है तो हम उसका सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत गुणे जितनी बार वो चीज़ें आती हैं उतनी बार लिखते हैं। सम है ना, ये फार्मूला होता है सम बराबर औसत गुणे बार, जितनी मतलब औसत गुणे संख्या जितनी बार आया हो। जैसे यहाँ पे है ना,
प्राप्त विषय 1 2 3 और इसमें एक भाषा भी जोड़ देते हैं। ये भाषा तो 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया और उसका औसत लिख दिया। इसको जोड़ करके मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा औसत पता चल जाएगा, पूरा संख्या पता चल जाएगा कितना है। फिर इसका इसी तरह करेंगे, ये माइनस लगाएंगे और यहाँ पे फिर 3 गुणे इसका औसत 89 है। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस करेंगे तो जो आएगा वही होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 और 10 मिनट लीजिएगा तो यहाँ पे 352 आ जाएगा माइनस 267 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए ये जो हमारा 352 आया है, ये 352 जो है उन तीनों को जोड़ने पे आया है, चारों को, 1 2 3 चारों सब्जेक्ट को जोड़ने पे, और ये 3 पे आया है। तो हमसे सिर्फ भाषा का पूछ रहा है, तो बस अब इसमें से माइनस कर देंगे। तो 12 में से 7 गए, 6 बचा, 12 10 12 यानी यहाँ 3 आएगा। $353 है। अभी 13 हो गया, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 13 में से 7 जाने के बाद 6 आएगा और यहाँ पे 4 है, 10 में से 6 गया 4, 4 4 8 हो जाएगा, 68 आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक आदमी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी 40 किमी पर आवर की गति से तय की तथा बी से ए तक की 60 किमी पर आवर की गति से वापस लौटा। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या हुई? तो इसके लिए फार्मूला होता है औसत गति बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पे x जो है ये जाने की चाल है, y जो है आने की है। तो आप इसी फार्मूले पे रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 132 मीटर और 108 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किमी पर घंटा और 40 किमी पर घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। इनके मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो चूँकि ये विपरीत दिशा से आ रही हैं तो इनकी जो दोनों की लंबाई है वो जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में आने पे इनकी लंबाइयाँ जुड़ जाती है। तो 132 प्लस 108 जोड़ देंगे तो 8 2 10, 3 1 4 और 2 240 मीटर इनकी लंबाई हो जाएगी। फिर है, रेलगाड़ी की चाल है, तो अब इनकी चाल को भी जो है जोड़ देते हैं। चाल हो गई 32 किमी पर आवर प्लस 40। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 2 4 3 7 72 किमी हो जाएगी ये पर आवर। अब बस हमसे पूछ रहा है तो कितने समय में? समय बराबर फार्मूला पे अब इसको रख देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 240 मीटर है और चाल 72 है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा 12 सेकेंड आ जाएगा। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किमी पर घंटा है। धारा की चाल 4 किमी पर घंटा है। धारा के विपरीत 68 किमी की दूरी तय करने पर नाव को कितना समय लगेगा? तो पहले तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नाव की चाल 13 किमी है, जिसमें से 4 किमी जो है वो धारा की चाल हो जा रही है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो नाव की चाल निकालेंगे। तो नाव की चाल कितनी है? 13 किमी है, लेकिन धारा के विपरीत उसको जाना है। तो 13 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 9 किमी पर आवर। ये हो गई अब हमारी धारा के विपरीत नाव की चाल। अब हमें क्या दूरी कितनी तय करनी है? दूरी 68 है, तो बस समय बराबर दूरी बटे चाल, जो फार्मूला है ये ऊपर वाला इसी पे रख देंगे। दूरी कितनी है? 68 बटे के चाल 9 है, 9 7 63। अब इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 9 7 63, फिर ये 33, तो यानी 7 घंटे 33 मिनट, यही हमारा आएगा 7 घंटे 33 मिनट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेमी है और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो हम तो जानते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या है? उसका व्यास होता है।
तो ये हो गया वृत्त, ये हो गई इसकी सबसे बड़ी जीवा और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है? 10 बटे 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन में बेलन का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है? तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच है। तो अभी इसमें पाई का वैल्यू दिया है, तो पाई की वैल्यू 22/7 हम रखते हैं। आर कितना है? त्रिज्या 2 है और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी 2 है। तो बस अब इसको काट देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 को 6 हाथ में लगा 1, 8 दूनी 16 1 17/7, ये 176/7, 176। ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यदि समीकरणों 4x + 3y + 5 = 0 और 10x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान कितना होगा? अब हमसे k का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो इस स्थिति में हम क्या फार्मूला रखते हैं? हम ये फार्मूला यूज करते हैं, जब समीकरण का हल संभव न हो तो सूत्र होता है, फार्मूला होता है हमारा a/b, a1/a1 a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू एक मिनट, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2 B1/B2 ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं होंगे। तो अब यहाँ से देखिए, ये हमारा A1 हो गया। A1 कितना है? 4/10 बराबर 3/k, 3/k माइनस k। अब बस k की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो तिरिया गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 10 × 3/4 बराबर k, माइनस के अभी लिखते हैं। तो अब 4 से इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 5 10, अब कटेगा नहीं, 5 3 15, यानी k बराबर -15/2, यानी 2 7 14, 2 5 10, 7.5। ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है? अब हमें इसमें इसकी वास्तविक मूल की संख्या बतानी है, यानी कि वास्तविक मूल यानी कि वो संख्या या वो मूल रखने पे जिसमें कि जो है ये समीकरण को संतुष्ट करे, यानी यक्स की वो वैल्यू होनी चाहिए जो यक्स बराबर 16 ला दे। तो अगर हम यक्स बराबर 6 रखते हैं तो हमारा आंसर आता है, यक्स बराबर अगर 6 रखेंगे 6 - 6 के पावर 4 + 8 - 6 के पावर 4। तो अभी ये तो 0 हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, 2 के पावर 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो सही है, एक्स बराबर 6 आ रहा है। लेकिन अगर हम यक्स बराबर 8 रखें तो भी तो आ जाएगा, यक्स बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं रख के, -8 हो गया का पावर 4 और यहाँ पे 8 - 8 का पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा। इधर 6, 8 में से तो माइनस हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 के पावर 4, तो 4 है तो ये माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी 16, यानी 8 और 6 दो मूल इसके हैं, लेकिन इसमें 6 नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, उपयुक्त वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल M-N-L खेलते हैं। खेल M खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। खेल M खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे? देखिए M में कौन कौन है, M के गोली में जितने हैं तो पहले तो 11 लिखेंगे, फिर M में 7 भी है, 7 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 7 है, 6 है, 8 है। अब इन सबको लिख के अब बस जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे हमारा 17
छः 12, ये होगा 32, तो हमारा आ जाएगा 32, 32। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर एन है, तो एम अपॉन एन का मान बताओ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है एम अपॉन एन की वैल्यू पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं एन बराबर दिया है, तो हम इसको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर एन है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हमें ये पता होता है कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो हम इसे साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन एन हो सकता है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये कॉस हो जाएगा यहाँ साइन थीटा इंटू प्लस कॉस थीटा आ गया अपॉन एन। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है, तो यहाँ एम हो जाएगा और उसके बाद फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता ही है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, तो बस अब हम n को यहाँ पे लेके आएंगे, n यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, n बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऑप्शन ए में है, बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के इस प्रकार समरूप है कि उनके परिणाम क्रमशः 36, 24 उनकी परिमाप क्रमशः 36, 24 है। पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी का मान ज्ञात करो। हमसे ए बी का मान पूछ रहा है, तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इसमें इसका नाम हो जाएगा ए बी सी पी क्यू आर, जिसमें दिया है कि पी क्यू बराबर 10 है और पी क्यू 10 का मान दिया है और हमसे ए बी का मान पूछ रहा है। ए बी का मान पूछ रहा है, तो अगर एक दूसरे के समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर कितना है, दोनों का परिमाप। एक का परिमाप है 36 और दूसरे का है 24। 36, 24 है इसका परिमाप और इसका परिमाप पूछ रहा है। और ये फार्मूला होता है कि ये फार्मूला हो गया कि दोनों का परिमाप कितना है, 36, 34 है बराबर ए बी और पी क्यू बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, जिसमें ए बी की वैल्यू पूछी है और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ हम 36/24 बराबर ए बी की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे ए बी ही लिख देते हैं, पी की वैल्यू 10 है तो 10 इसको लिख देते हैं और हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 360/24 बराबर ए बी। अब इसको हम जब काटेंगे तो 24 से तो कट जाएगा 24 बरहम में, 24 पंद्रहम, ये कट जाएगा 15 बार में, तो ए बी बराबर आ जाएगा 15। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 25 पे। 3, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 6 का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये थोड़ा गलत है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और आगे अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द मूल युग्म के शब्दों के मध्य है। जैसे ईरान, इरायल, ईरान का मुद्रा क्या है, इरायल है। रूस का रूबल है, लाओस का यूरो है, इंडोनेशिया का डॉलर है, जापान का बहत है। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही युग्म है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि रूस का रूबल है। अगला क्वेश्चन है उस वेन आरेख का चयन करो जो दिए गए वर्गों के समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। हार्ड, बेड, सोफा, फर्नीचर। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है एक दूसरे के समूह को अच्छे से दर्शाता है। तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये 26 के बाद हमें 27 पे आना चाहिए। 27 उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 26, 27,
ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई दो संख्याओं के मध्य वैसा ही संबंध है जो जैसा संबंध निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याओं के मध्य है। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 420 है। अब इन दोनों के बीच जो संबंध है वही जो है इन सब में है। तो इसमें हम क्या संबंध निकाल सकते हैं? तो इसमें हम ये भी संबंध निकाल सकते हैं कि 21 420 इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 21 गुणे 20 अगर करेंगे तो 2 दूनी 2 एक नम 2 2 दूनी 4 420 हो जा रहा है। तो ऐसा किसी में दिख रहा है? नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम ये करें कि 21 का स्क्वायर करें, इसके का वर्ग करें तो 21 का वर्ग होता है और 21 का वर्ग 441 हो गया। इसमें से हम फिर 21 को ही माइनस कर दें तो 0 4 में से 2 2 हाँ ये 420 हो जाएगा। मतलब उसके वर्ग करके उसको फिर माइनस कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी तब तो करेक्ट होगा, क्योंकि 18 का वर्ग होता है 318 का वर्ग करेंगे पहले, तो 18 का वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग 324 हो जाएगा और इसमें से फिर हम 18 को माइनस कर देंगे तो हमारा 306 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है ब्लैक को 11 3 12 के रूप में और केक को 51 11 3 के रूप 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मेड MADE को किस रूप में कूट किया जाएगा? यहाँ देखिए के का नंबर 11 होता है तो के इधर है तो इसको इस साइड, C 3 पे है तो 3 यहाँ है, A 1 होता है, B होता है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट लिख रहा है। तो E कितना होता है 5 होता है, D कितना होता है 4 होता है और A कितना है 1, M कितना होता है 13। तो 5 4 11 3 5 4 11 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग हैं, उस अलग शब्द को चुनिए। विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा। अब बताइए इनमें से कौन सा अलग है? तो ऊर्जा अलग है। ये हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा अलग है। आगे बात करें संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करें। अब इसमें हमें चयन करना है कि कौन सा असंगत है, तो इसको चयन करते हैं। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है 16 64 12। 16 किसका अंडर रूट होता है? 16 4 का हो गया और 64 की बात करें तो 64 हो जाएगा हमारा 8 का, तो 8 4 12, तो ये तो ठीक है। अब डी की बात करें तो डी का हो जाएगा 64, तो ये 8 हो जाएगा 64 का। 100 का हो जाता है 10, तो 10 8 18 हो जाएगा हमारा, तो ये भी ठीक ही है। अब बात करें ए की 25 किसका होता है? तो 25 5 हो गया, 16 4 का होता है तो 5 4 9, ये भी ठीक है। सी है तो सी 81, तो ये 9 का हो गया। 19 नहीं 3 लेंगे, अरे 9 लेंगे तो 3, यानी कि 9 3 12 होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब हमें इसमें से वो चुनना है जो कि प्रश्न श्रृंखला पे आए। तो यहाँ देखिए अगर हम देखते हैं आर का नंबर जो होता है उसमें 4 जोड़ने पे भी आ जाएगा। आर का नंबर क्या होता है? तो आर का नंबर होता है, यहाँ देखेंगे कि ये हो गया 21 में अगर 4 जोड़ रहे हैं तो बी आता है, तो बी का होता है हमारा सॉरी आर 18 होता है, वी 21 होता है। आर 18 वी 21 हो गया। मतलब सब में जो है धीरे धीरे एक हो रहा है। जैसे एक है, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, 5 में 6 7 8 9, ये आई आ गया, ये भी 4 जोड़ने पे आ रहा है। तो मतलब सब में 4 जुड़ रहा है। तो जेड में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जेड में जब 4 जोड़ेंगे तो ए डी आएगा, डी हो गया, तो डी तो सब में है। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे क्यू में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्यू
क्यू ए आ गया। अच्छा आई है, ये आई में 4 जोड़ेंगे तो आई का तो 9 होता है। तो यहाँ पे हमने जेड में 4 जोड़ दिया तो डी आ गया, तो डी तो सभी में है। फिर आई में 4 जोड़ते हैं तो ये भी सभी में है। आई में 4 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा, ये एम भी सभी में है। अब उसके बाद देखिए एम में 7 जोड़ने के बाद ही टी आ रहा है। जब एम का नंबर होता है 13 में 7 जोड़ दीजिए 20 आएगा, और 20 पे होता है टी, यानी सब में 7 जुड़ रहा है। अब ए में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए में 7 जोड़ने के बाद जो है आ जाएगा एच, तो डी एम एच, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आया है। अब इसको अच्छे से देखना है और उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आया है हमको बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 और 6 का मल्टीप्लाइंग, 7 छंग 42, और उसमें अगर हम 55 जोड़ दें तो 55 जोड़ दें, 7 छंग 42 और 55 तो 97 आएगा। 42 और 55 तो 5 6 7 5 4 9 57 आ गया। उसी तरह इसको करें, 9 और 7 को जो है मल्टीप्लाई करें, 9 7 63 हो जाएगा, प्लस 10 करेंगे तो 3 और 6 1 7 73। तो इसी तरह इसमें तो मान लो कि यहाँ पे हमने 8 गुणे x कर लिया, प्लस जो है 48 किया बराबर 64 आ गया। अब बस इसी से वैल्यू हमको फाइंड कर लेनी है। तो 8x बराबर हो जाएगा 64 माइनस 48, 14 में से 8 जाएगा तो 2 4, यहाँ पे 2 4 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। 14 में से 8 गया 6 बचा, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 16 हो गया, यानी 8x बराबर हो जाएगा 16। तो x बराबर 16/8, 8 दूनी 16, x बराबर 2 हो जाएगा। आंसर यहाँ 2 रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्टेन ने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसके साथ साथ बनाते भी हैं। स्टेन उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, तो ये उत्तर की ओर चला, 70 किलोमीटर गया, वो 70 मीटर गया। चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है, और अपने बाएं मुड़ता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये क्या हो गया, अरे यार हमारा क्वेश्चन था ये रहा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज इसलिए कर रही हूँ ताकि स्पेस हम लोग रहे। ये चल गया, वो 7 मीटर गया। अब उसके बाद दिया है कि फिर वो बाएं मुड़ जाता है और 35 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ गया, 35 मीटर चला, फिर सीधे मुड़ता है और 35 मीटर सीधे चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ के फिर 30 मीटर चलता है। ये 70 चला था और अब यहाँ पे 30 चलता है, ठीक। उसके बाद 30 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। फिर से बाईं मुड़ता है और 35 मीटर आ गया, ये लो 35 मीटर हो गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से ये पूरा 70 है, जिसमें से 30 तो यही हो गया, तो ये 40 हो गया, क्योंकि ये 30 है, ये 4 तो 4 3 7 यानी 70 होता है। तो ये 40, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 40 हो गई। अब यहाँ से वो किस दिशा में है, तो यहाँ से वो जो है उत्तर दिशा में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। इसकी माँ, एक लड़का है तो उस लड़के की जो माँ है वो मेरे पिता के, एक मिनट, इसने कहा कि कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा कि इसकी माँ, तो ये हो गया कुमार की माँ मेरे पिता के, तो ये हो गया मैं विक्रम, मेरे पिता, ये हो गया इसका पिता, मेरे पिता के पुत्र की, पिता के पुत्र की, तो विक्रम के जो पिता हैं ये उनके
पुत्र की पत्नी है। विक्रम के पिता, यानी ये विक्रम के पिता हो गए, विक्रम के पिता के पुत्र, तो विक्रम के पिता के पुत्र यानी ये विक्रम खुद हो गया। पुत्र की पत्नी है, यानी ये इसकी पत्नी हो गई। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो कुमार का विक्रम से क्या संबंध है? तो हाँ, ये इसकी पत्नी ही होगी। कुमार विक्रम का क्या संबंध है? तो कुमार विक्रम का पुत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है ये 34 के बाद 35 क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नीचे नहीं है आई थिंक। पीडीएफ थोड़ा सा दोस्तों ऊपर नीचे हो गया है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 35 पे आते हैं। ये रहा 35। वेन आरेफ वाला है, उस वेन आरेफ को जो कि सर्वोत्तम ढंग से दर्शाए। हार्ड बेड, सोफा, फर्नीचर। हार्ड बेड क्या होता है? हार्ड बेड भी तो फर्नीचर होता है, सोफा भी फर्नीचर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त स्नातक, वृत्त जो है स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत कार्यरत लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग युवा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो 30 वर्ष से कम आयु की कितनी महिलाएं स्नातक हैं? 30 वर्ष से कम उम्र की कितनी महिलाएं जो हैं वो स्नातक है? 30 वर्ष से, तो ये जो है ये वर्ग है, ये युवाओं को दर्शा रहा है। अब महिलाओं को दर्शाने के लिए त्रिभुज हो गया है, ये महिलाओं को दर्शा रहा है। 30 वर्ष से कम कितनी महिलाएं हैं? 30 वर्ष से कम यानी कि युवा हैं, कितनी महिलाएं स्नातक कार्य, वृत्त जो स्नातक को, वृत्त जो है ये स्नातक को दिखा रहा है, यानी कि हमें ये हमारा ऑप्शन 5वां होगा, क्योंकि ये महिला भी है, स्नातक भी है और युवा भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात ना हो। अच्छा ठीक है, कथन क्या है? कथन है सभी फूल पेड़ हैं, तो लो भाई फूल बना दिया, और ये सब फूल क्या हो गए? पेड़ हो गए। सभी पेड़ फल हैं, अब ये सारे पेड़ क्या हो गए? फल हो गए। तो हमसे पूछ रहा है कुछ फल फूल हैं, तो कुछ फल जो हैं वो फूल हैं, तो हाँ कुछ फल फूल हैं, कुछ फल फूल हैं, पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा है सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ जो हैं फल हैं, ये भी सही है। तो नहीं, सभी फूल फल हैं, सभी फूल जो हैं वो फल हैं, तो हाँ सभी फूल फल हैं, ये दोनों ही बातें सही हैं। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुकरण करना है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्यक्तियों की पंक्ति में ए बाएं से 13वें स्थान तथा दाएं से 19वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? चलो व्यक्तियों की एक पंक्ति मान लो ये हो गई, इसमें यहाँ पे ए बैठा है, बाएं से 13वां स्थान है और दाएं से 19वां स्थान है। अब पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब 13 इधर से है, 19 इधर से है, तो इनको जोड़ करके 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 19 में ये भी आ रहा है, 13 में भी आ रहा है, तो 19 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 2 और 1 3, 32 माइनस 1 यानी 31। टोटल पंक्ति में 31 लोग आएंगे। अलग अलग उम्र के आशीष, मनीष, कैलाश, दक्ष और ललित नाम के 5 चचेरे भाई हैं। ये सभी चचेरे भाई अपनी उम्र के अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। कैलाश का भाई अच्छा अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, अब हम इसको व्यवस्थित करना है, देखते हैं कैसे करते हैं अवरोही क्रम में। तो पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बना लिया। इसमें है क्या दिया है कि वैसे कैलाश का भाई मनीष दूसरा सबसे छोटा और 19 साल का, तो दूसरा क्या है? दूसरा है कैलाश का आशीष, सॉरी मनीष नहीं आशीष, आशीष कितने साल का है? तो आशीष 19 साल का है। ललित का भाई दक्ष कैलाश और मनीष के बीच में है। अच्छा दक्ष जो है वो दक्ष कैलाश और मनीष के बीच में है, ठीक है, कैलाश और मनीष के बीच में मान लिए दक्ष को। कहाँ गया? 19 साल का है। ललित
ललित का भाई दक्ष कैलाश और मनीष के बीच है। कैलाश 42 साल का है। कैलाश जो है ये 42 साल का है। दक्ष आशीष दक्ष से 20 साल छोटा है। आशीष जो है, आशीष वो दक्ष से 20 साल छोटा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? अच्छा, आशीष से 10 साल छोटा है, ये दक्ष से 20 साल छोटा है, तो 19 तो है ही, और 20 तो कहाँ पे हम इसको बिठाएंगे? तो सबसे ज़्यादा अगर मान लेते हैं कि कैलाश सबसे बड़ा है, कैलाश यहाँ पे कैलाश ये हो गया 42 साल का। ठीक, कैलाश और दक्ष मनीष के बीच में है, तो और 20 साल छोटा है, तो कैलाश हो गया। यहाँ हम मनीष को बैठा लें, मनीष, और ये हमारा हो गया दक्ष। दक्ष क्या है? दक्ष आशीष 10 से 20 साल छोटा है। ठीक, तो इससे 20 साल छोटा, यानी इसमें 20 जोड़ देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो 20 जोड़ने पे आ रहा है 9, 39 साल का दक्ष हो जा रहा है। उसके बाद है ललित का भाई दक्ष कैलाश और मनीष से के बीच में है। कैलाश 42 साल का है और आशीष 10 से 20 साल छोटा है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है? अब देखिए, इसमें तो एक नाम और बचना चाहिए। आशीष हो गया, मनीष हो गया, कैलाश 10, ललित, तो सबसे छोटा ललित होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ललित। ललित जो है सबसे छोटा हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 ये रहा ललित। ललित है सबसे छोटा हो जाएगा। आगे है, अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो किसी भी ये हम जानते हैं कि किसी भी सामान्य वर्ष के प्रथम तथा अंतिम दिन जो होते हैं वो समान होते हैं। कोई भी है, यानी लीप ईयर अगर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो अंतिम वर्ष सेम होते हैं, तो सोमवार ही आएगा। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में स्टे को 19, 40, 31, 00 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में आवर को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, इसको हम कैसे देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। स्टे STAY, इसको लिखना है हमने इस भाषा में। अब इसमें क्या करें? तो S का पोजीशन 19 होता है। ठीक, T का कितना होता है? तो T का 20 होता है, लेकिन यहाँ पे 20 न दे करके 40 है। अच्छा, इसका अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो हाँ, इसका 2 टाइम्स हुआ है। उसके बाद फिर आता है तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, इसका 19 आ जाएगा। A है, A का कितना होता है? A का होता है 1। 1 को अगर तिगुना कर दे तो 3 आएगा। 1 को अगर हम तिगुना कर दें, या 1 को उसी तरह लिख दें, यथासंभव लिख दिए तो 1 नहीं, तिगुना किया है तभी 3 आया, 3 हो गया। और उसके बाद अब बचा कितना? 100 बचा है। 100 के लिए Y है। Y का पोजीशन क्या होता है? Y का पोजीशन होता है X Y Z, 26 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा किसने नंबर पे? Y का हो जाएगा, ये आता है 24 नंबर पे। तो अब हम इसमें क्या किए हैं कि 100 आए, 24, तो 4 से अगर 5 से अगर करेंगे तो 5 दूनी के 10, 16, इसको ये Y 25 होता है ना, X Y Z, Z 26, 25 और ये 24, तो ये Y है, तो Y 25 का होता है, तो 25 चौका 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। मतलब सबका जो है दुगुना मतलब एक एक करते जाना है। तो H का दुगुना कर देंगे, H का दुगुना कर देंगे तो कितना आएगा? H का नंबर जो होता है H का नंबर जो होता है उसको दुगुना करेंगे तो कितना आएगा? H का 8 होता है। 8 को एक ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़, तो H हो गया। उसके बाद क्या है? O है, O को दुगुना करके लिख देंगे। O के बाद U है, इसको तिगुना करेंगे। R है, इसको 4 गुना करेंगे। अब इसके नंबर को लिखते जाएंगे और करते जाएंगे।
ओ जो होता है 15 नंबर पे होता है, तो 15 दूनी 30 हो गया। यू जो होता है, यू हमारा 21 पे होता है, तो 21 दूनी 42, 21 टाइम 63 हो गया। आर होता है, आर 18 पे होता है, तो आर का 4 गुना कर देंगे। तो आर का 4 गुना करने पे कितना आएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 72 आएगा हमारा। तो 8 30 8 30 63 8 30 8 30 63 72, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और आकृति को चुनिए जो कि प्रश्न आकृति को पूरा कर रही हो। तो अब इसमें देखिए कौन सा पैटर्न है जो प्रश्न आकृति के जैसे है, तो ऑप्शन बी जो है एकदम देखेंगे तो सेम इस आकृति में एकदम एग्जैक्ट बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। अब हमें वर्ग बताना है, तो वर्ग बताने का सबसे अच्छा फार्मूला होता है कि ये कितना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इन तीनों का स्क्वायर कर दो, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, जोड़ दो उसको, 2 का 4 और 3 का 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 जोड़ दो इसको। तो जोड़ने के बाद ये तो हो गए, तो 9 1 10 4 14 हो गए ये सब, अब प्लस 1 2 3 4 5 ये, तो 5 4 19 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दर्पण को दाईं ओर रखने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी है, इसमें बताना है। तो जब दर्पण के सामने हम देखेंगे RST2PK91LOX लिखा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही होगा। आगे है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। इस प्रकार बनाए गए घन में एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। विपरीत पूछ रहा है, तो अब विपरीत जानने के लिए क्या करते हैं, जैसे RQS है, तो R और Q एक छोड़ के गिने काउंट करते जाएंगे तो वो उसके विपरीत आता जाता है। यही चीज़ इसमें आकृति में होती है। तो इसमें जो है हमारा 45 में कि L के जो है अपोजिट क्या आएगा, तो L के अपोजिट O आएगा, क्योंकि देखिए L एक गैप करने के बाद Q आ रहा है, तो Q हो जाएगा। उसी तरह R के अपोजिट भी जो है Q आएगा। तो इसमें L का पूछा है, तो L के अपोजिट फलक जो रहेगा वो Q रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख। अच्छा बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इस वजह से इस वीडियो में इतना ही है। अब आपको इसके सेकंड पार्ट में जो है आगे की चीज़ें मिल जाएगी। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।